नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो 2024 का चैंपियन कौन बनेगा, इसको लेकर BS टीवी पर महाकवरेज लगातार जारी है और पूरे देश की 543 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। तो एनडीए बहुमत के पार हो चुका है, लेकिन अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार काफी पीछे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इस सीट पर सपा बढ़त बढ़ाए हुए है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा सीटों पर मतगणना जारी है और यहां पर भी 10-1 का आंकड़ा चल रहा है। 10 पर बीजेपी आगे तो 1 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की हॉट सीट राजनांदगांव से भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 52,000 वोटों से भूपेश बघेल पीछे है। कोरबा की बात करते हैं, कोरबा में कांग्रेस को बढ़त है। सरोज पांडे यहां पर 23,000 वोटों से पीछे चल रही है और इसी के साथ साथ जो बीजेपी के दिग्गज हैं उनकी जीत यहां पर तय मानी जा रही है। और उनमें सबसे पहला नाम है ब्रजमोहन अग्रवाल का, जो कि रायपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अंतर से आगे दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये रुझान है और अब ये धीरे धीरे परिणाम में तब्दील होते हुए भी दिखाई देंगे। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे है और कई हाई प्रोफाइल सीटों पर जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो जीत भी चुके हैं। तो उधर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है, प्रदेश में 11 में से 10 सीट बीजेपी ने इन 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि शाम तक परिणाम आते आते सभी 11 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ता जनता का आभार जताया है। तो रुझान के हिसाब से उन्होंने ये अपना बयान दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है। तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। सबका मार्गदर्शन मिला, सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाए हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हम रायपुर स्टूडियो का। वहां से हमारे स्टेट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं जो राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू सर। बेहद शुक्रिया प्रीता। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के परिणाम जो रुझान है लगभग परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। 10-1 की टैली अब तक समझ आ रही है। कोरबा में ज्योत्सना मान जो है संभवतः निर्णायक लीड की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन कांकेर जो फंसा हुआ था आखिरी दौर में, जहां 1000 की लीड भोजराज नाग बीजेपी के कैंडिडेट को मिली, लेकिन अब मौजूदा समय में तकरीबन 7,500 की लीड के साथ भोजराज नाग आगे निकल चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि यही अगर रुझान रहा तो 10-1 की जो टैली है, 2004 में जो परिणाम छत्तीसगढ़ में थे, 2014 में जो थे, 2009 में जो थे, वही परिणाम 2024 में भी छत्तीसगढ़ में 10-1 का देखने को मिलेगा। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से प्रीति उपाध्याय शुक्ला है, वरिष्ठ नेत्री है, प्रवक्ता भी है। प्रीति जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश पुंज पांडे जी भी हमारे साथ है। प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। प्रीति जी, मेरा पहला सवाल आपसे है,
देश भर में अगर निगाहें डाली जाए तो 230 के आसपास इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में एक सीट, इतना मिसमैच कैसे? देखिए, सबसे पहले बात करें पूरे देश की ही तो हाँ, ये जनादेश मोदी के परिवार के खिलाफ है। ये जनादेश है मणिपुर में जो मोदी के परिवार के लोग हमारी महिलाओं को नग्न करके घुमा रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग जो 1000 से ज्यादा मास रेप कर रहे थे, चिन्मय आनंद लीजिए, सेनगर लीजिए या आप नाम लीजिए बृजभूषण शरण सिंह का, इन सब के खिलाफ पूरे देश ने जनादेश जो दिया है, महिलाओं ने खास करके मोदी के परिवार और मोदी के खिलाफ ये जनादेश है। ये जनादेश युवाओं का भी जनादेश है, जिन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ आज ये हवा जो आप देख रहे हैं पूरे देश में, इनके खिलाफ। तो सबसे पहले बात करें, और सुबह का अगर आप याद करें तो स्वयं नरेंद्र मोदी अपने सीट से 6500 से पीछे चल रहे थे। भले ही अब बहुत कुछ ईवीएम से लेकर के तमाम चीजें हैं, मैनेज हो जाती हैं, तो अब जाकर के वो कुछ लीड दे रहे हैं। ये नैतिक हार है भारतीय जनता पार्टी की। ये नैतिक हार, सबसे बड़ी हार नरेंद्र मोदी की है और मोदी के परिवार की है। छत्तीसगढ़ में ये हवा और ये जो सेंटिमेंट है, ये वोट में, सीट में ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिख रही है। तो देखिए, हम ये नहीं भूल सकते कि यहाँ कांग्रेस, यहाँ ही नहीं पूरे देश में, कांग्रेस के पास तो संसाधन ही नहीं थे। हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, ईडी को हमारे पीछे छोड़ दिया गया जैसे। तो ईडी, आईटी, सीबीआई सबसे ज्यादा आतंक मचाया था। अगर आप याद करें तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और जहां जहां ईडी का आतंक रहा वहां आप देखेंगे इनकी सीट, एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, कुछ आगे है बनिस्बत पूरे देश के। तो ये बहुत से तमाम फैक्टर्स हैं जो है, मगर इसके बावजूद हमें अभी भी विश्वास है 2 नहीं 3 सीट, यहाँ का ट्रेंड रहा है 9-2 सबसे अच्छा रहा है, मगर अभी भी हमें उम्मीद है आखिरी वोट काउंट होने तक हम 3 से 4 सीट जीत सकते हैं। चलिए, हो सकता है आपको उम्मीद हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो है सारे सीटों पे जो कांग्रेस पिछड़ रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। सोच सकता है संभावनाओं में कुछ दो सीटों में 45-50 हजार का अंतर अभी भी चल रहा है। मानते हैं 3-4 सीट है जो लाख से ऊपर मार्जिन में वो जीत रहे हैं वो, लेकिन 2 सीट अभी भी है जो 45,000 के अंदर के अंतर है, उस पर हमें उम्मीद अभी भी है। हमें चलिए, उम्मीद आपको अभी भी है। मैं एक बार गौरी शंकर जी का रुख कर लेता हूँ। गौरी जी, सवाल यह है कि देश भर में आपने 400 पार का नारा दिया, 297-300 के आसपास में आप दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने कहा था कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे, और उसका आधार यह था, आप बेहतर बता पाएंगे, कि 2000 में जब राज्य गठन हुआ उसके बाद से सर्वाधिक सीट 54 सीटों के साथ आप विधानसभा में काबिज हुए। कहा गया कि लोकसभा में साहब हम 11 सीटें जीतेंगे, कोरबा सीट आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पे कोरबा में जो परिणाम आए हैं वो जैसा हम सोचे थे उसकी अपेक्षा की तो वैसे नहीं है, लेकिन मैं सवालों से नहीं भागूंगा। आपने प्रीति जी से शुरुआत प्रदेश की थी, उसका सवाल जवाब नहीं आया। वो मणिपुर पहुंच गई और अन्य राज्य पहुंच गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ पिछले 5 साल वहां नहीं पहुंची। नग्न प्रदर्शन की बात इन्होंने मणिपुर में की, छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया, तब कांग्रेस पार्टी के नेता कहाँ थे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एक मिनट, आप अगर ऐसे करेंगे तो आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। कर लीजिए। मैं सारे मेहमानों से मेरा एक आग्रह है कि अपनी अपनी बारे में आप पूरे तथ्यों के साथ बात रखें, पूरे संवेदनाओं के साथ बात रखें और पूरी मर्यादा में अपनी बात रखें, तो शायद बेहतर संवाद हो पाएगा, कहीं पे उलझन की स्थिति ना हो। इसलिए मेरा निवेदन है आप तीनों मेहमानों से कि अपने अपनी बारी में पूरे तथ्यों के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखें। गौरी जी फिलहाल आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने वही कहा कि मणिपुर के में चले गए, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो नग्न प्रदर्शन हुआ उस पर बात नहीं हुई। महिलाओं ने 300 दिन तक आंदोलन किया, सर मुंडा लिया। प्रीति जी बहुत बड़ी नेत्री है महिला कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रीति जी भी वहां पर एक बार भी वहां पर किसी प्रकार से जोहमत नहीं उठाई कि महिलाओं के आंसू पहुंच चले। इनकी हार इसीलिए यहां पर छत्तीसगढ़ में हो रही है। युवाओं की बात इन्होंने कह दी, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ क्या हुआ उस पर बात नहीं हुई। पीएससी घोटाला क्या हुआ, किस प्रकार से उनके रोजगारों की डकैती हुई, इस पर बात नहीं हुई। आज छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आ रहा है, 1 सीट हम खो रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवधेश जी, लक्ष्य बड़ा होता है, लक्ष्य बड़ा रखकर हम कार्य करते हैं। हमने 400 का नारा दिया था, 300 पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि क्या हम 300 का लक्ष्य रखेंगे?
हमको मालूम था 300 आएगा, लक्ष्य हमने बड़ा रखा, चुनौती बड़ी थी, परिणाम के सामने है, सरकार बना रहे, शपथ ले रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? सहयोगी दल के साथ में सबको हमने सीट का बंटवारा किया, सहयोगी दल जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, इस पे दिक्कत वाली बात क्या है? ये तो जिन लोगों की 100 सीट जीतने की बखत नहीं बची है, वो अगर ताली पीट रहे हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात की स्थिति क्या होती है? इस बात को भी समझना होगा। आज देश कांग्रेस पार्टी को नकारा है, प्रदेश कांग्रेस पार्टी को नकारा है, यह इस बारे में कांग्रेस पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है, ना कि तमाम प्रकार की बातों में क्या ढोल पीटने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है कि कल तक जब आप कांग्रेस को दहाई के आंकड़े के नीचे समेट रहे थे, आज 100 सीटों के करीब भी आप उन्हें समेटने पे लगे हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, फैसला आखिरकार वही देती है। मैं प्रकाश जी का रुख कर ले तो प्रकाश जी, 2004, 9, 14 का परिणाम छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है, कैसे देखते इस परिणाम को? और इस चुनाव में क्या कुछ अलग रहा जो परिणाम दोहराया नहीं जा सका? प्रीति जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के लिहाज से 9-2 का जो आंकड़े पिछले चुनाव के थे वो सबसे बेहतर थे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो है, मौजूदा स्थिति है, 10-1 की स्थिति बन रही है। प्रकाश जी, बिल्कुल, जब से छत्तीसगढ़ बना है इस साल 24 साल हो जाएंगे, और इन 24 सालों में हर बार यही देखा गया है लोकसभा चुनाव में कि ये 10-1, और पिछली बार जो सबसे ज्यादा कांग्रेस की अच्छी स्थिति थी 14 के मुकाबले डबल की इनकम हुई थी, मतलब 1 के मुकाबले 2 सीट जीती थी। लेकिन ये जो परिणाम है, देखिए कांग्रेस का अगर छत्तीसगढ़ के परिवेश में बात करें, कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं कांग्रेस है। कांग्रेस के संगठन में जो असंतोष होता है, जो एक खेमेबाजी जो होती है, गुटबाजी जो होती है, जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस नजर आती है, यही कारण था कि विधानसभा में भी उनको इसी प्रकार से जो असंतोष था, संगठन और सरकार में तालमेल नहीं होता है, और जो संगठन है उसमें कार्यकर्ताओं की अवहेलना होती है। देखिए, वोट दिलाने के लिए कार्यकर्ता जाता है डोर टू डोर, कोई नेता नहीं जाता है। नेता तो हाथ हिलाता है, वो एक मुख्य चेहरा होता है, लेकिन कार्यकर्ता होता है जो अपने परिवार को दांव पे लगा के अपने पूरी दिनचर्या में वो पूरे 70-80 दिन लगातार वो झोंक देता है अपनी ताकत को, ताकि वो एक एक मतदाता को कन्विंस कर पाए। यहां सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि संगठन में एकता नहीं थी। दूसरा कारण था रिपीटेड चेहरे, जिन चेहरों को जनता ने, उसी मतदाता ने 5 महीने पहले नकारा है, आप वही उन्हीं चेहरों को अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो मतदाता का 5 महीने में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साइकोलॉजिकल चेंज आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये 2 मुख्य कारण है। और छत्तीसगढ़ का अगर हम रेशियो की बात करें तो 62% युवा मतदाता है। 62% जो युवा मतदाता है, देखिए ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम अवधेश जी खत्म हो गया है, बिल्कुल। युवा मतदाता का सोच अलग है, वो उसे पता है कि नो मीन्स नेक्स्ट, अगर ये व्यक्ति हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो हम बदल के दूसरे व्यक्ति को मौका दें। तो ये जो परिणाम आए हैं अब तक वो इसीलिए है। एक सीट जो कोरबा की बात करें, कोरबा में इसलिए एक सीट बचती हुई दिख रही है क्योंकि वहां भी यही जो गलती थी बाहरी कैंडिडेट वाली, वो बीजेपी की हुई। अगर बीजेपी लोकल कैंडिडेट वहां उतारती, मुझे लगता है कि वो सीट भी बीजेपी को मिलती। और जो ज्योत्सना महंत जी ने जो एक इमोशनल कार्ड खेला कि मैं आपकी भाभी हूं, तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट इसमें पब्लिक के बीच जाते हैं। और जो एक मास्टरमाइंड है उस सीट के पीछे, जिसे बोलते हैं डॉक्टर चरणदास महंत, चरणदास महंत की रणनीति, पॉलिटिकल रणनीति बहुत अलग है। और वो एक कारण है कि इस सीट में देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये रणनीति ही काम कर रही है कि जो ये मार्जिन है वो कोरबा में कांग्रेस को 1 सीट दिला रही है। ठीक है, मैं प्रीति जी का रुख कर रहा हूं। तो प्रीति जी, मुद्दों पे आप जरूर एक बार चर्चा कीजिएगा, लेकिन इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि जिस बात की ओर प्रकाश जी इशारा कर रहे हैं कि उन्हीं चेहरे को फिर से चुनाव में उतारना। दरअसल 3 सीटों पे 3 चेहरों पे बड़ी बात हो रही है। ताम्रध्वज साहू चुनाव हारे थे, आपने महासमुंद भेजा। विकास उपाध्याय चुनाव हारे थे, आपने रायपुर में उतारा। शिव डहरिया आरंग में चुनाव हारे थे, उन्हें आपने जांजगीर भेजा। भूपेश जी चुनाव जीते थे लेकिन फिर से वो कैंडिडेट बने। कवासी लखमा चुनाव जीते थे लेकिन कैंडिडेट बने। इन 3 चेहरों पे बात हो रही है। और आप या कांग्रेस पार्टी जो प्रिडिक्ट कर रही थी, जो अंदाज लगा रही थी कि 4-5 सीटें जीतेंगी, तो 3 सीट तो प्रमुख है जहां पे कांग्रेस की लगभग बड़ी हार होती दिखाई पड़ रही है। देखिए अवधेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी को भी अगर देखें तो अभी तमाम बातें हो रही हैं रीजनल वाली, लेकिन चुनाव लड़ा गया मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर, मोदी ब्रांड पर। तो जब चुनाव लड़ रहे थे आप, जब आप 400 पार का नारा दे रहे थे, तब भी
अभी 2 दिन पहले एग्जिट पोल के बाद तमाम चैनल पे सारे बीजेपी के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे तो भी मोदी ब्रांड की ही बात कर रहे थे। आज अचानक ये लोकल मुद्दे उठ गए, तो ये अपनी बात पर स्थिरता बनानी चाहिए कि क्यों हुआ है। हाँ, कांग्रेस क्यों चुनाव हारी, इसका विश्लेषण डेफिनेटली बैठ के किया जाएगा चुनाव के बाद। और ये जो बातें हैं कि चेहरा रिपीट होना और यही मुद्दा रहा या और मुद्दे थे, देखिए हमने ईवीएम का मुद्दा लगातार उठाया है। हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए लगातार हमारे नेता दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलते रहे हैं, अनुरोध करते रहे, पत्र लिखते रहे। और अगर आपने देखा तो कल हमारे राजनांदगांव के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी और बिलासपुर से देवेंद्र यादव जी ने भी ईवीएम का संख्या तक जारी किया कि ये संख्या बदल गई है। हमें जब पहले जो डिटेल दिए गए ये संख्याएं थी, अब जो आ रही है इसमें ये है। तो देखिए कारण ठीक है। प्रीति जी मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, मैं 1 मिनट रोकूंगा, भोपाल स्टूडियो का रुक कर लेता। बड़ी खबर है बिल्कुल अवधेश जी, और ये बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरी बार वो वाराणसी से जीते हैं। 1,52,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। तो 1,52,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं। तो तीसरी बार उन्होंने वाराणसी से जीत दर्ज की है। तीसरी बार वो सीट से खड़े हुए थे और अब उन्होंने जीत दर्ज की है। 1,52,000 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो चलिए एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू अवधेश जी। बेहद शुक्रिया प्रीता। तो कुल मिला के बड़ी खबर कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से जीत दर्ज करने में वो कामयाबी उन्होंने हासिल की है। लगभग 1,52,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है, हैट्रिक जीत की अपनी लगाई है। प्रकाश जी मैं आपका रुख कर लेता हूं, जरा एक बार बता दीजिए कि इस जीत के मायने क्या। पीएम मोदी 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं, अमित शाह लगभग 4 लाख वोट से जीतते हैं, शिवराज सिंह 9 लाख वोट से तकरीबन जीतते हैं। आप छत्तीसगढ़ आ जाइए, बृजमोहन अग्रवाल तकरीबन 5 लाख वोट से जीतते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने जिन जिन नेताओं के नाम लिया, हम उन नेताओं पे फोकस करिए। ये इन नेताओं की पॉपुलैरिटी जो है, जो ये एक पब्लिक फेस बने हुए हैं, इसका मतलब यूथ जो वोटर्स है, इस समय भारत में सबसे ज्यादा मतदाता युवा है। युवाओं में इन चेहरों की अच्छी खासी साख है। इसका मतलब इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और ये बार बार निरंतर जो जीत दर्ज कर रहे हैं। आपने जितने जो शिवराज सिंह चौहान इस समय बहुत अच्छे मतों से विजयी हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, वो तो अजय अभी तक रहे हैं विधानसभा में और इस बार देखिए लोकसभा में भी बहुत प्रचंड बहुमत से उन्हें जीत हासिल हो रही है। सबसे बड़ी बात है पॉपुलैरिटी। जो ये लोगों के दिल में जगह बना पाए हैं, वही कारण है कि लोग इन्हें बार बार मौका देते हैं और बार बार जिताते हैं। ठीक है, मैं गौरी जी का रुख कर लेता। गौरी जी, इन्हीं नामों में एक नाम जोड़ दीजिए आप, विजय बघेल का। तकरीबन 4.5 लाख वोट से वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप दुर्ग लोकसभा के 9 विधानसभा में से एक विधानसभा के प्रभारी आप रह चुके हैं, प्रभारी आप हैं भी। क्या लगता है कि इतनी बड़ी जीत और जीत का आधार क्या होगा? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने का कोई भी कारण नहीं था। लोग अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, बात नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो हमने पिछले 4 महीने में काम किए हैं धरातल पर, उसको जनता ने महसूस किया। मोदी जी की जो गारंटी है, महतारी वंदन से लेकर किसानों को बोनस से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर जो जो बातें हमने अपने घोषणा पत्र में की थी, उसको लागू किया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी कांग्रेसी झंडा लेकर भी नहीं निकला। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतदान वाले दिन तो जो इनके बूथ खाली थे, मतगणना के दिन भी कई सारे टेबल में कांग्रेसी वहां पर नहीं पहुंचे। उनको मालूम था कि दुर्ग में क्या होने वाला है। और विजय बघेल जी पिछले बार लगभग 3,95,000 वोट से जीते थे। इस बार वो आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा पार कर गया। मतलब समझ सकते हैं किस स्थिति में कांग्रेसी पहुंच गए प्रदेश में। निरीह, लाचार, बेबस, नेतृत्वहीन इनका पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। इससे दुर्भाग्यजनक बात क्या होती है। मैं इस चैनल में आपके एक बड़े सवाल पूछना चाहता हूं कि आज ईवीएम ठीक काम कर रहे हैं ना प्रीति जी? आज ईवीएम पे किसी प्रकार का सवाल तो नहीं उठेगा ना? मैं जवाब ले लेता हूं। इलेक्टोरल प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी को लेकर के लगातार हमने जो दबाव बनाया और इसी कारण है कि जयराम रमेश जी के ट्वीट पर जिस तरह से
हड़बड़ा के घबरा करके पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारामन जी पहुंचे दौड़ते भागते, और चुनाव आयुक्त एक भाजपा के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे थे उसके बाद भी, और नोटिस जारी कर रहे थे कि 7 बजे के अंदर आप जवाब दीजिए। ये तमाम बातें बताती हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस की गौरी जी बिल्कुल एक बार पहले प्रीति जी इतनी बड़ी बातें जहां पर शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल बड़े नेता है, 9 लाख से जीतते, वही नरेंद्र मोदी मात्र 1.5 लाख से किसी तरह जीत जाते हैं। नैतिक जिम्मेदारी उस मोदी ब्रांड की है कि वो इस्तीफा दे और अपनी हार स्वीकार कर रहे कि वो पूरी तरह से इस पूरे हार के जिम्मेदार है और इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार है। देखिए, लोकसभा चुनाव का मुद्दा, मेरी बात खत्म होने दीजिए अवधेश जी। लोकसभा चुनाव जो लड़ा जाता है वो नेशनल मुद्दों पे होता है। वो बात हो रही थी बेरोजगारी की, हमने जो बात करी बेरोजगारी के लिए पहली नौकरी पक्की की बात करी, हमने महिलाओं को 8,500 महीना गरीब महिलाओं को देने का वादा किया, हमने अग्निवीर के लिए युवाओं जो एस्पायर करते हैं कि आर्मी में जाएंगे उनके लिए बताया कि हम इस अग्निवीर जैसी फालतू योजना को हटाएंगे। इन सब पर विश्वास दिख रहा है, कांग्रेस ने अपना टैली इतना इंप्रूव किया है और ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारा है इस देश ने। तो ये है सच्चाई और इसलिए नैतिक जिम्मेदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी को अब अगला प्रधानमंत्री बनने का वैसे भी सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार इंडिया गठबंधन आज बनाने जा रही है। नतीजों का इंतजार करिए। ठीक है, नतीजों का इंतजार, गौरी जी नतीजों का इंतजार कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोग हड़बड़ा रहे हैं, पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव जीते हैं, आप लोग इतनी हड़बड़ी में क्यों? थोड़ा रुक जाइए ना, पूरे परिणाम तो आने दीजिए। मैं 2 बातें बड़ी गंभीरता से रखना चाहता हूं। पहला इन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के पास गए, हमारा दबाव काम आया, चुनाव आयोग थर-थर कांपने लगा, इतना कांपने लगा कि जयराम रमेश जी को जवाब देते नहीं बन रहा है। जिन्होंने बात कहा था कि 150 से ज्यादा डीएम से चुनाव आयोग ने बात कहा, दबाव बना है, इसका जवाब देते नहीं बन रहा, भागे भागे फिर रहे इनका जयराम रमेश जी। बात नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक मिनट सुनिए, इन्होंने कहा पीएम मोदी जी इतने वोट से जीते हैं, राहुल गांधी जी हो सकता है 2 लाख 3 लाख कितने वोट से जीते मुझे नहीं मालूम। इनके कांग्रेस का कोई नेता या कोई प्रत्याशी अगर 4-5 लाख से जीतता है तो क्या राहुल गांधी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? वो तो राष्ट्रीय नेता है, इनके एकमात्र नेता है। ये कोई बात हुई? अरे भाई, कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर तीसरी बार जीत रहा है, सरकार बना रहा है, हैट्रिक मार रहा है, इसको छोड़कर आप तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। जीत होती है, इस बात को अभी तक नहीं समझ रहे हैं आप लोग। अरे अपने घमंड को रखिए, आप निस्तेनाबूत हो चुके हैं, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, उसके बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा, बड़ा आश्चर्य लगता है। अभी भी आप पीटे मोहरे जैसे हालात में घूम रहे हैं, हवा महल बना रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। क्या दुर्गति हुआ है, आपकी पार्टी की हालत देखिए। सबसे पुरानी पार्टी 100 सीट के लिए तरस रही है, उसके बाद भी शर्म नहीं आता, इससे बड़ी बात और क्या होगी? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले अब बात करें क्या हो रहा है। दिख रहा है भाजपा मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक बार प्रकाश जी को रुक कर लेता हूं। प्रकाश जी, जरा इस पे भी आप एक बार टिप्पणी कर दीजिएगा कि 10-1 की टैली के बाद भी अगर उम्मीद कांग्रेस लगा रही है कि 4-5 सीट फाइनल काउंटिंग होते होते शायद आ जाए, तो कैसे देखेंगे? देखिए, एक राजनीति के सच्चे सिपाही को हमेशा आखिरी दम तक उम्मीद बना के रखनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। वैसे कहा जाता है कि शेर पालो चीता पालो, लेकिन उम्मीद कभी नहीं पालना चाहिए क्योंकि हमेशा टूटती ही है। लेकिन यथार्थ में देखिए, जो यथार्थ है उसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए पूरी तरह, इसलिए उनके पास वो एक स्पेस है बोलने का, वो उसका पूरा फायदा उठा रही है क्योंकि वो एक कुशल नेत्री है और वो अपना कर्तव्य पालन कर रही है। बिल्कुल सही। मोदी जी पे एक बहुत अच्छी जो मेरे दिमाग में थी, अगर आप अनुमति दे तो एक बात करना चाहता हूं। जो ये मार्जिन कम हुआ है, देखिए पूर्वांचल में एंटी बीजेपी लहर थी, वहां जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो रोष शुरू था उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पिसी नहीं। तो आप इर्द गिर्द के देखेंगे, आप वहां पे गाजीपुर, बलिया, उसकी आसपास की जो सोनभद्र, ये जो सीटें देखेंगे वो पूरी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। मतलब पूर्वांचल का जो मैक्सिमम क्षेत्र था वो समाजवादी पार्टी ने जीती। और उसमें अगर नरेंद्र मोदी बनारस से एक बड़े कट्टर कांग्रेसी के सामने, दुर्विरोधी के सामने अगर जीत हासिल कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी है। मैं कोई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जो ओपिनियन है पब्लिक की उसकी बात कर रहा हूं। मेरे बहुत से लोगों से वहां आज बात हुई। बनारस में जीत का सबसे बड़ा श्रेय
नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है और कुछ नहीं। वहां पे ये जातीय समीकरण काम नहीं कर पाया। ठीक है, मैं एक बार प्रीति जी आपसे मैं कांकेर सीट पे जरूर चर्चा करूंगा। कांकेर सीट पे फाइनल जो टैली वाला फाइनल टैली जो मौजूदा आंकड़े हैं लगभग 6500 वोट से भोजराज नाग आगे है। तकरीबन इतने ही वोट से पिछला चुनाव वीरेश ठाकुर हार गए थे। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति वही आंकड़े अब तक के गिनती में सामने आए हैं। कहां चूक जा रहे आप लोग कांकेर में? इतना क्लोज फाइट उसके बाद पीछे हो जा रहे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा चुनाव फाइट किया है वीरेश ठाकुर जी ने। और हम फिर से कहेंगे अवधेश जी, अभी आखिरी वोट की गिनती तक और सर्टिफिकेट जारी होने तक गिनती कंप्लीट नहीं हुई है। बिल्कुल और जीत डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी होने दीजिए। रिकाउंटिंग में भी हो सकता है जाए, क्योंकि इतना क्लोज फाइट कई बार बीच में वीरेश ठाकुर जी लीड भी कर रहे थे, तकरीबन 3-4 हजार का लीड भी लिया था उन्होंने। तो ये बहुत क्लोज फाइट वाली सीट है और इसे हमें लास्ट वोट तक इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप बात कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, तो उस पर जरूर चर्चा करनी। देखिए, नेशनल इलेक्शन है, पूरे देश की बात होनी चाहिए। अयोध्या में ये हार गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति ईरानी, इनकी मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर स्मृति ईरानी हार गई, महिला चेहरा कहने को। इनके मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी हार गए हैं और तमाम जो बड़े बड़े नाम थे वो हारे हैं। और इनका जो बड़ा दावा था कि ये बंगाल में कमल खिलाएंगे, वहां मुंह की खाए हैं। 400 पार का तो खैर गुब्बारा फूट ही गया। तमिलनाडु में ये कह रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा बातें किए थे, वहां पर भी इनका कुछ नहीं हुआ। तो पूरे देश की जब आप बात करें तो देश ने कांग्रेस और इंडिया जनबंधन के जो मेंबर्स थे उन पार्टियों पर भरोसा दिखाया है। और ये साफ देखिए, कहां 303 पार थी बीजेपी, आज 230-40 पे फिलहाल आगे है। ये गिरते गिरते देखिए 200, राहुल गांधी जी ने बोला है 200 पे जाएंगे, और इंडिया अलायंस ने 295 प्लस बोला है, वो जरूर आएगा आखिरी वोट की गिनती तक। सरकार अवधेश जी इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। कवि जी जरा जवाब दे दीजिए कि सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। अब आप लोग तो 6 बजे बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश में देश में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार तो इंडिया गठबंधन की बन रही है। देखिए, ये प्रीति जी को ऐसा लगता है, और प्रकाश पुंज भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सब पालिए, उम्मीद मत पालिए। लेकिन कांग्रेसी उम्मीद ही पालते हैं। नहीं, उम्मीद तो पालना पड़ेगा, बिल्कुल पालना चाहिए। उम्मीद सच्चाई जो सामने सामने है, बिल्कुल उस सच्चाई को नहीं नकारना चाहिए। उम्मीद पालिए, सब पालिए आप, लेकिन जो सच्चाई आपके सामने है उसको हम नहीं झुठला सकते हैं। आखिरी राउंड में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि सारी सीटें जीत जाएंगी। चलो, मैं एक बार गौरी जी एक मिनट, मैं सरसरी तौर पे एक बार ना आंकड़े दर्शकों को बता देता हूं कि सरगुजा में चिंतामणि महाराज, सारे बीजेपी का नाम मैं पहले ले रहा हूं। चिंतामणि महाराज 65,000 वोट से आगे, राधेश्याम राठिया रायगढ़ में 2,40,000 वोट से आगे। अगर बात कर ली जाए जांजगीर चांपा में तो कमलेश जांगड़े 59,000 वोट से आगे, बिलासपुर में तोखन साहू 1,26,000 वोट से आगे, राजनांदगांव में संतोष पांडे 48,000 वोट से आगे, दुर्ग में विजय बघेल 4,11,000 वोट से आगे, रायपुर में ब्रिजमोहन अग्रवाल 4,90,000 वोट से आगे, महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी जो है 1,40,000 वोट से आगे, बस्तर में महेश कश्यप 55,000 वोट से आगे, और कांकेर में भोजराज नाग 7,000 वोट से आगे। इतना अंतर है। ये फौरी तौर पे जो आंकड़े हैं मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप बताइए कहां पे परिणाम पलटता आपको दिखाई पड़ रहा है? कहीं भी ऐसा नहीं कि परिणाम पलटेगा। मैं तो बल्कि गंभीरता से बता रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18 सीट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो लोग, उनके बीच में 5 से 7 का अंतर है। देर सवेर 1-1.5 घंटे बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये अभी कहां आराम बदा, ये तो मूक निमंत्रण चलना है। अभी तो मीलो मीलो हमको चलना है। जिस बात को कह रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल करेगी और निश्चित तौर पर बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी हमारा जो आंकड़ा दिखा रहा है 30-40 का, ये आगे जाएगा। लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाएगी, जो कि कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर ये लोग हवा महल बना रहे हैं और ताश फेंट रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, सपने में इस प्रकार से कांग्रेसी सोचा करते हैं पिछले 10 साल से, तो ये कहीं भी फलीभूत दिखाई नहीं पड़ रहा है। धरातल पे कोई भी कांग्रेसी ने काम नहीं किया है। अभी भी गठबंधन और ठगबंधन के सहारे ये टिके हुए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि कांग्रेस लगभग 100 सीटों पे आगे है। ठीक है, 100 सीट पे आए हैं भाई, लोकतंत्र है, तीसरी बार है, तीसरी बार बहुत सारी परिस्थिति बदलती है, लेकिन अंतोगत्ता परिणाम क्या आपके सामने है।
हमारा गठबंधन अभी भी आपके टेलीविजन स्क्रीन में 300 सीट लगभग प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार मैं आ रहा हूं। का था। हाँ ठीक है, लक्ष्य बड़ा था 400 हमारा लक्ष्य। पार, आपका लक्ष्य क्या था? 400 आपका लक्ष्य क्या था बता दीजिए मेरे को। आपका कोई लक्ष्य था क्या? आप तो लक्ष्य विहीन थे। आप लक्ष्य विहीन थे कि नहीं थे बताइए? अनगाइडेड मिसाइल थे कि नहीं? आप अनगाइडेड मिसाइल थे ना? हमने तो लक्ष्य भेद लिया। हमारा लक्ष्य 400 था, हम 300 पा रहे हैं, सरकार बना रहे। अनगाइडेड मिसाइल आप थे। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं था, अपने में व्यक्तिगत विश्वास नहीं था, आपको अपने सामर्थ्य में विश्वास नहीं था, कांग्रेसियों को अपने सामर्थ्य में विश्वास नहीं था। हमने लक्ष्य बड़ा रखा, परिणाम देखिए, हम सरकार बना रहे हैं। आपका कोई लक्ष्य था क्या? मैं जानना चाहता हूँ क्या लक्ष्य था आपका? बंद हो गई दुकान, कोई खरीदार नहीं मिला, कोई खरीदार नहीं आया, कोई खरीदार नहीं आया, बोहनी नहीं हुई, बोहनी नहीं हुआ। ठीक है प्रीति जी, ठीक है, मैं फिर से एक बार निवेदन कर देता हूं। अभी आधे घंटे का डिबेट हुआ है, एनर्जी बचा के रखिए। अभी बहुत सारे मौके आप लोगों को मिलेंगे जब एक दूसरे पे आप हमलावर होंगे अपनी अपनी बातों के जरिए। मैं एक बार प्रकाश जी का रुख कर देता। प्रकाश जी, जब इस बात पे चर्चा कर दीजिए कि ये परिणाम क्या भविष्य तय करेगा, खास करके छत्तीसगढ़ के लिहाज से और देश के लिहाज से। देखिए, अगर एनडीए की सरकार बनती है तब तो छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 11 में से आपके बीएसटीवी के हिसाब से अभी जो रुझान आए हैं जो आपने बताया, उसमें से 10 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो ये 10 सांसद अपनी अपनी लोकसभा में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यहाँ युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है, और जो जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादे किए थे उसमें केंद्र सरकार की बहुत सी मदद ली जा सकती है, जिससे कुल मिला के प्रदेश को फायदा होगा। यहाँ अच्छे कॉलेजेस, आईटी हब, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर सोच सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है, SEZ को कहा जाता है, जिससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है इकोनॉमी में, उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। इकोनॉमिक आप दूसरे पहलू पे भी कुछ बता दीजिए। तो ये इसके कारण ये मतलब डबल इंजन की सरकार अगर बनती है तो ये तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन पॉलिटिकली बहुत से राजनेता संन्यास लेने वाले हैं, इसकी गारंटी है। क्योंकि कांग्रेस में जो ये एक खेप है, जो बार बार रिपीटेडली हार रहे हैं, यहां से कांग्रेस के संगठन में एक असंतोष पैदा होगा और इसके बाद एक नई लाइन की दरकार होगी। बीजेपी ने तो नई लाइन खींचना शुरू कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी एक सेकेंड लाइन लीडरशिप जनरेट करने की आवश्यकता है। सेकेंड लाइन लीडरशिप में बहुत अच्छे अच्छे युवा नेता हैं, कुछ लोग आपके टीवी पे भी बार बार दिखते रहते हैं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय दोनों ही पार्टियों को एक सेकंड लाइन लीडरशिप पे भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रकाश जी, बीजेपी तो सेकंड लाइन पे आगे बढ़ रही है। आप मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए, जितने नए मंत्री बने सबको सेकंड लाइन लीडरशिप ही माना जाएगा। मैं संगठन के रूप से बात कर रहा हूं, सिर्फ मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे बनाने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां हमारे पास लिमिटेड नहीं। तो आप 2 महामंत्री देख लीजिए, रामू रोहरा देख लीजिए, संजय श्रीवास्तव देख लीजिए, देखिए दोनों महामंत्री प्रदेश से, दोनों सेकंड लाइनर है। अवधेश जी, संगठन में बहुत बड़ा संगठन होता है, संगठन में बहुत सारे लोगों को दायित्व देना की आवश्यकता पड़ती है। उसके कारण जो युवा है और साथ साथ जो मतदाता है उनकी सिंपैथी भी अटैच होती है। तो ये एक बड़ा वैक्यूम है जहां दोनों ही पार्टियों को इससे अपने जो इंटरेस्टिंग स्पेस पर हम भी अपना कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल बोलिए। अब बृजमोहन जी तो तय है जा रहे हैं सांसद बन के, वो रिजाइन भी करेंगे। पहले ही इनका मंत्री पद खाली था, पहले से 4 पावर सेंटर चल रहे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा एक और पावर सेंटर चल रहा है। तो अब ये हमें बता दें यहीं पर बीएसटीवी के दर्शकों को भी, गौरी शंकर जी की अब किसे मंत्री बनाया जाएगा? राजेश मूणत जी को बनाया जाएगा जो बेचारे बैठे हैं, या कि मिलेगा मौका किसी को? और दक्षिण से खाली हो रहा है तो क्या हम लोग उम्मीद करें कि अब टिकट मिलने की उम्मीद भी कर सकते हैं, जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं? चलिए मैं तुरंत जवाब ले लेता हूँ। गौरी जी जवाब दे दीजिए। प्रीति जी, क्या है, ये माँ बेटे और बाप बेटे की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन हमारा सर्वोपरि होता है, इसीलिए कोई भी नेता ये दावा नहीं कर सकता कि कौन मंत्री बनेगा, कौन किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन सा चुनाव लड़ेगा। ये संगठन तय करता है, यही हमारी ताकत है। इस ताकत के दम पे हमने तीसरी बार सरकार बना ली है। ये एकमेव पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, खूबसूरती है। निश्चित तौर पे आपकी चिंता भी जायज है, आपकी ललक भी मैं समझ सकता हूं।
आने वाले समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। संगठन के लोगों को 10 मिनट 10 सेकंड लगेगा, बैठक ठीक है, हो जाएगी। मैं एक मिनट, प्रीति जी, प्रीति जी, मैं आ रहा हूं, मैं रुकिए, प्रीति जी रुक जाइए, प्रीति जी मैं आ रहा हूं, रमन सिंह मैं आ रहा हूं, अभिषेक प्रीति सिंह जी, सांसद मैं आ रहा रहे, हूं, वो प्रीति जी मैं आ रहा हूं, परिवारवाद ठीक नहीं है, है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार प्रकाश थोड़ा जी सा का memory refresh कर लेते हैं, बस। बिल्कुल मैं एक बार प्रकाश जी का रुख कर लेता हूं। प्रकाश जी, इस बात की चर्चा लगातार आपने छेड़ दी कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को जो है वो आगे आना चाहिए। सवाल ये है कि यहाँ पे कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो एक समीक्षा तक नहीं होती साहब, कोई इस्तीफा तक नहीं देता है। अजय जी, बहुत आपने कांग्रेस की सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे आपने इस समय हाथ नहीं, मुझे लगता है आप खड़े हो गए। 2014 का एके एंटनी का रिपोर्ट का रिव्यू आज तक नहीं हुआ है, वो आज तक पेंडिंग है कि क्यों 2014 में इतनी बड़ी हार हुई। कांग्रेस के साथ यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि ये हार पे चिंतन मनन की बात जरूर करती है, पर क्रियान्वयन की जब बात आती है तो कहीं भी वो ग्राउंड पर नहीं दिखता है। यही कारण है, नहीं तो कांग्रेस का आज आप देखिए ना, कांग्रेस को मुझे लगता है कि 1977 के बाद 2024 का इलेक्शन बहुत रोचक हुआ है। 2009 के बाद इतना ज्यादा मैंडेट मिला है। तो चले प्रकाश जी, मैं रोक रहा हूं, एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख करता हूं। बड़ी खबर के साथ प्रीता हमारे साथ बनी हुई। प्रीता, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, और ये बड़ी खबर गांधीनगर से है, जहां पर गांधीनगर सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है और यहां से अमित शाह ने बड़ी जीत दर्ज की है। 7 लाख से ज्यादा वोटों से अमित शाह यहां से जीते हैं। 7,44,000 वोटों से अमित शाह ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो गांधीनगर, जो कि बीजेपी का गढ़ भी है, और अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। अमित शाह ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की है। 7 लाख से ज्यादा वोटों से अमित शाह यहां से जीते हैं। तो अमित शाह ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की है। 7,44,716 वोटों से अमित शाह जीते हैं। ओवर टू यू सर। बड़ी खबर लगातार आ रही है। अब जीत हार के लेके जो आंकड़े हैं वो भी लगातार अब सामने आते जा रहे हैं। अमित शाह भी जो है गांधीनगर से चुनाव जीत गए। लगभग 7 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने जीत उन्होंने दर्ज की है। मैं लौटता हूं एक बार डिबेट पे। प्रीति जी, मैं आपके पास आता हूं। परिवारवाद की बात गौरी जी ने छेड़ी कि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, संगठन जो निर्णय लेगा उसी पे आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस सवाल का जिक्र, जिस बात का जिक्र प्रकाश जी कर रहे हैं कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, एक बार हार की समीक्षा, एके एंटनी रिपोर्ट की समीक्षा। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से, बाकी लोगों ने नहीं दिया। उन्हें अंततः कहना पड़ गया कि जब मैं इस्तीफा दे सकता हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी हार हुई 2023 में, वही स्थिति कमोबेश बनी। हार की जिम्मेदारी क्यों कोई नहीं ले रहा है कांग्रेस में, और जीत के लिए माथा आगे करके तिलक लगाने के लिए हर नेता, हर कार्यकर्ता खड़ा है। अवधेश जी, ये सारे इल्जाम जो आपके हैं, इस पर एक करके 10 सेकंड, मेरे कोई इल्जाम नहीं है, केवल राजनीतिक गलियारों की बातें। अब कंटिन्यू ठीक है। अब ये बताइए मेरे को कि अभी जितने प्रत्याशी भाजपा ने उतारे, 100 से ज्यादा दूसरी पार्टियों के, जिसमें मैक्सिमम कांग्रेस के। परिवारवाद की बात हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही नाम लिया हमने। कांग्रेस में थे तो परिवारवाद होता है, और भाजपा में चले जाते हैं तो धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन से और भी तरह के दाग धुलते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ उलझाने वाली बातें हैं। जहां तक एके एंटनी के रिपोर्ट के रिव्यू का, इंटरनल रिव्यूज कांग्रेस में कंटिन्यूअस होते हैं। एक रिपोर्ट नहीं, कंटिन्यूअस रिव्यू चलता है, और बिल्कुल उस हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाता है। हमारा चिंतन शिविर भी हुआ, जब आप याद करें, और जिसमें सोनिया गांधी जी ने वी शैल ओवरकम, वी विल ओवरकम बोला, और वो आज आपको यहाँ नतीजों में दिख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने कमबैक किया है। तो ये बिल्कुल इल्जाम हम इसीलिए कह रहे थे, इसे हम नकार रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से मानने को तैयार नहीं है। हम बिल्कुल करते हैं, चिंतन मनन सब करते हैं, और एक स्ट्रेटेजी के तहत। अब देखिए, आप जब एक डिसीजन लेते हैं वो कभी काम आता है, कभी बैकफायर करता है। एक स्ट्रेटेजी के तहत जिन लोगों को टिकट दिया गया, चुनाव लड़वाया गया, एक ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस पार्टी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, जब एक नया चेहरा खड़ा करना और उसके पीछे जो ब्रांडिंग
चाहिए होती है, वो तमाम तरह की चीजें देखते हुए एक स्ट्रेटेजी के तहत डिसीजन लिया जाता है। कुछ डिसीजन सक्सेसफुल होते हैं, कुछ बैकफायर करते हैं। आज इस बार क्या हुआ, बिल्कुल इसका विश्लेषण बैठ करके करेगी। हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस रिव्यू पर विश्वास करते हैं। किसी एक रिपोर्ट को 2014 को बीते तो 10 साल हो गया, उसके बाद बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर भी युवा एक महिला शशि सिंह जो सरगुजा से चुनाव लड़ रही है, उन्हें मैदान में उतारा, और उसके अगेंस्ट में कौन है, वही कांग्रेस से गए हुए लोग। तो ये सब बातें बेमानी है बिल्कुल, और राजनीतिक गलियारों में हर तरह की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बात होती है कि इनके कार्यकर्ता तो बेचारे सिर्फ कुर्सी लगाते रहेंगे और दरी बिछाते रहेंगे, तो ये भी तो बातें होती है गलियारों में। क्या करें बेचारे वो कार्यकर्ता, उन्हें टिकट ही नहीं मिलती है, वो डिबेट में भी गला फाड़ फाड़ के लड़ते चिल्लाते रह जाते हैं, उन्हें टिकट ही नहीं मिलती है। ये तो है हर जगह। जवाब दे दीजिए कि आप लोग खाली दरी बिछाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, डिबेट में गला फाड़ेंगे, मौका टिकट तो कांग्रेस ही जाके लेगा भारतीय जनता पार्टी में। जब इस प्रकार की ये चर्चा आती है तो कालांतर पे ले जाकर मैं कांग्रेसियों को वहां खड़ा कर देता हूं कि 2001 में जब अजीत जोगी भारतीय जनता पार्टी के 12-12, 13-13 विधायक को तोड़ के ले गए थे, तो कांग्रेसी बड़ा ताली पीटते थे और बोलते थे रणनीति है, ये जोगी जी की रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति है। और उसके बाद आपने मिला लिया कांग्रेस भाजपा के विधायकों को, तो बहुत अच्छा रणनीति है। हम मिला रहे तो वॉशिंग मशीन बन गए, उस समय आप वॉशिंग मशीन थे। ये कैसा मापदंड है, ये दोहरा मापदंड करने वाले लोग हैं। अपने समय जो करते हैं वो पूरी तरह से सारा चीज पवित्र है, हम कर रहे तो पवित्र है। मतलब इनको ये भी नहीं मालूम है कि कालांतरण में क्या क्या इन्होंने पाप किए हैं, और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज वही इनके नेता जो हमारे पास आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टिकट देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? जीतने वाले प्रत्याशी को देते हैं। तो लेकिन प्रीति जी ने मेरी बात को नहीं सुना, प्रीति जी ने मेरी बात को नहीं सुना। संगठन की कमान परिवार के हाथ में नहीं होता है, संगठन की कमान भारतीय जनता पार्टी के छोटे से दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के हाथ में होता है, माँ बेटे के हाथ में नहीं होता है, जीजा साले के हाथ में नहीं होता है। मैं शांत था, देखिए अरे भाई मेरा बात ही नहीं है, मेरा बात ही नहीं हुआ है। छोटा सा मनोनस दबाया, छोटा सा, अभी तो शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, एक पार्षद 15 साल तक मुख्यमंत्री बनता है। भारतीय जनता पार्टी का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति आज भी अपनी पार्टी को पीछे से टेका देकर चला रहा है। ये उस पार्टी में होता है जिन पर परिवारवाद का आरोप प्रत्यक्ष रूप से लगता है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता कल कौन अध्यक्ष होगा किसी को नहीं मालूम है। लेकिन राहुल गांधी जब तक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी पार्टी में बोझ बनकर बैठे रहेंगे, वो दिख रहा है यहाँ पर। ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये छुपाने वाली बात नहीं है। परिवारवाद का आरोप ऐसी नहीं लगता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन के सारे मुखिया नहीं है। संगठन की कमान छोटे से कार्यकर्ता के हाथ में होती है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, सारी ठीक है। प्रीति जी मैं आपको 50 सेकंड देगा, आप बात कर। अरे वो तो मुखौटा मात्र है, वो तो मुखौटा है। असली खिलाड़ी कौन है, असली खिलाड़ी कौन है, वो तो मुखौटा है। बेचारा को माइक तक नहीं मिलता है। सीताराम केसरी पार्ट 2 बना लिए, सीताराम केसरी पार्ट 2 बना रहे हैं हम लोग। सीताराम केसरी पार्ट 2, सीताराम केसरी पार्ट 2 बना दिए। कल उनको उठा के ना फेंक दे, उनका नेम प्लेट ना उखाड़ दे कहीं। आरएसएस की और आवश्यकता नहीं है। संगठन की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आरएसएस की आवश्यकता ही नहीं है उन्हें, क्योंकि उन्हें सिर्फ कांग्रेस के नेता चाहिए, क्योंकि इनके पास नेता ही नहीं है। तो इन्हें कांग्रेस इतना बड़ा परिवार बढ़ गया, इतना बड़ा परिवार बढ़ गया, कैसे पीड़ा हो रही है। हमारा परिवार बन रहा है, इनका बिगड़ रहा है, इनका बिखर रहा है, इसलिए पीड़ा हो रही है। ठीक है, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे ही भाजपा जाए। प्रकाश जी, अब मैं जब छत्तीसगढ़ के विशुद्ध रूप से 4-5 सीटों पे अपन चर्चा कर लेते हैं। राजनांदगांव को लेके बड़ी चर्चा थी इस बात की, और वहां के सियासत का इतिहास, आप संसदीय इतिहास देख लीजिए कि कोई भी प्रत्याशी वहां पे रिपीट जीत के आ नहीं पाए चुनाव में। लेकिन संतोष पांडे लगभग जीत के कगार पे पहुंच चुके। कैसे बदल गया समीकरण वहां पे? देखिए, मुझे अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे अवधेश जी, तो छत्तीसगढ़ में लगभग हर सीट पे मोदी वेव काम कर रही थी। क्योंकि अगर आप 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल पूर्व में जाएंगे, तो उस समय तक बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप थी बहुत ही साइलेंट थी, लगभग निष्क्रिय मान सकते हैं। लेकिन जब से सेंट्रल बीजेपी ने कमान संभाली थी, तब से एक ऊर्जा आई, और उसके बाद विधानसभा में जो नतीजा है वो सबके सामने है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में भी इस समय, इस बार सेंट्रल लीडरशिप में जो एक्टिव हो गई थी,
बार बार अमित शाह यहां आ रहे थे, तमाम नेताओं से बैठक ले रहे थे। उसके बाद यहां पे जो मोदी जी की रैलियां हो रही थी, तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स की रैलियां हो रही थी, यूपी के सीएम की रैलियां हो रही थी, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। दूसरा, अगेन यहां कांग्रेस की गलती, कांग्रेस को अगर लोकल कैंडिडेट वहां से दिया होता राजनांदगांव से, तो संगठन के लोगों में ऊर्जा आती। देखिए, लेकिन प्रकाश जी, ये बात तो आप महासमुंद के लिए भी कह सकते हैं, ये बात आप बिलासपुर के लिए भी कह सकते हैं, ये बात आप जांजगीर के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह रहा हूं मैं, ये बात कोरबा के लिए भी कह रहा हूं कि कोरबा में बीजेपी ने भी वही गलती की है। अगर आप लोकल कैंडिडेट देते तो आपको बेनिफिट होता। हर जगह पे लोकल कैंडिडेट के साथ संगठन का जुड़ाव रहता है। बिल्कुल सही। और ऐसा नहीं है कि संगठन में, दोनों ही संगठनों में अच्छे नेता है। यही मैं वही इशारा कर रहा था सेकेंड लाइन लीडरशिप की, कि आप नए लोग को, जब एक बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा, तो आप भी नए लोग को मौका देते। क्या पता नए लोग के साथ यूथ का कनेक्शन जुड़ जाता। और वो हमेशा जब भी इसका रिजल्ट आता है तो वो जीत की तरफ भी बढ़ता है। 68 सीट, 90 में से 68 सीट 2018 में कांग्रेस ने जीती थी, फिर भी बीजेपी ने 2019 में 9 सीटें जीती। उसका कारण क्या था? नए कैंडिडेट। नए कैंडिडेट को देने से ये रिजल्ट आया। ठीक है प्रीति जी, मैं आपसे इस बात को लेके एक जवाब चाहता हूं कि रायपुर में दुर्ग लगा हुआ शहर है, लगा हुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। दोनों सीटों पे पिछले चुनाव में तकरीबन औसतन 4-4 लाख वोट से हार हुई। इस चुनाव में भी कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। राजधानी मैसेज देने का काम करता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। राजधानी के साथ साथ दुर्ग में भी अगर 2 लगातार चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस पिछड़ रही है, अभी फाइनल टैली नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पिछड़ रही इतने बड़े मार्जिन से, इसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे देखेंगे? इन 2 सीट पर तो अवधेश जी बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं कि भले फाइनल टैली नहीं है, मगर दिख रहा है कि हार बड़े मार्जिन से है। और इसका कारण 2 कारण है। एक, देखिए, बीजेपी का जो कोर स्ट्रेंथ है वो अर्बन वोटर्स हैं, हर जगह ये है। तो रायपुर भी अर्बन और दुर्ग एक्चुअली अर्बन, भिलाई के कारण काफी अर्बन पॉपुलेशन वोटिंग का है, वोटर्स का। तो ये एक मेजर रीजन है। अगर आप विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे ठीक है प्रीति जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा। मैं आपको एक बड़ी खबर के साथ प्रीता बनी हुई, प्रीता ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, और ये बड़ी खबर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है। और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में
लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका तो दिल्ली और से ही मिला आप तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर रहे विशेष हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी।
मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated
in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the Constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। राहुल जी, कांग्रेस दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे आप देख रहे हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ प्रमुख पार्टी के तौर पर देश में चुनाव लड़ रही थी और एक बड़ी जीत जरूर इसे कहा जाएगा। अभी फिलहाल एनडीए ही सत्ता में दिख रही है, जो नतीजे सामने आते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से, इंडिया गठबंधन के हिसाब से जो एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था 125, 150, 165, यदि इन एग्जिट पोल्स की तुलना की जाए तो ये अप्रत्याशित है। जो फिलहाल आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इंडिया गठबंधन के 233 कांग्रेस प्लस दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी 293 प्लस दिख रहा है। और इसी को लेकर पूरे देश के अंदर कांग्रेस खुश है, कार्यकर्ता खुश हैं कि मेहनत सफल हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी यही कह रहे थे कि हमारी लड़ाई संविधान बचाने की थी, संविधान कैसे बताया जाए, और उसको लेकर ये लड़ाई हम लड़ रहे थे। और इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, जो मिलकर साथ चले, आगे बढ़े, और आज फिलहाल नतीजे सामने हैं। तो जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस संतुष्ट है, इंडिया गठबंधन संतुष्ट है कि हम कम से कम लड़े और एक बेहतरीन तरीके से लड़े, बेहतरीन नतीजे निकल कर आए। क्योंकि सामने बीजेपी का बड़ा नारा था, अब की बार 400 पार, और उसको यदि रोक दिया है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। विपक्ष जो देश में निकलकर सामने आया था इंडिया गठबंधन के नाम से, उसकी ये बड़ी जीत है कि जो 400 पार का नारा था, उस बीजेपी एनडीए को 300 पार भी फिलहाल अभी नहीं हो पाया है। मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी, राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे, तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है,
2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी। एक, हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में? 2009 में, हाँ। नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं, 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। नहीं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, तो नतीजों के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही है, जिसमें खुद राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय जो हैं जयराम रमेश मौजूद हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस खुश है, उत्साहित है, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस विपक्ष में थी लेकिन विपक्ष का नेता नहीं था, और इस बार अब विपक्ष का नेता कांग्रेस को मिल जाएगा। इस बात की भी खुशी है कि आखिर विपक्ष में आए तो मजबूती के साथ आए हैं। चलिए, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द।